नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज संसद का शुरू हो गया और आज ही नरेंद्र मोदी को ये पता चल गया कि आने वाले दिन उनके आखिर कितने मुश्किल भरे होने जा रहे हैं, क्योंकि आज ही के दिन, इससे पहले कि ये सत्र शुरू होता, लोकसभा की कार्यवाही शुरू होती, हमने देखा कि बाहर कैसे तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने हाथ में संविधान की प्रति लिए हुए, संविधान की कॉपी लेकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया और नरेंद्र मोदी को ये याद दिलाया कि ये देश इसी संविधान से चलने जा रहा है और इस संविधान की रक्षा विपक्ष करेगा, जो उसने पूरा नैरेटिव अपने इस लोकसभा के इलेक्शन में बनाया, जिसका उसको भरपूर फायदा हुआ और सीधे तौर पर इसका नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को। खास तौर पर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें हम, सबसे ज्यादा नुकसान उन्हें वहां से उठाना पड़ा है। आज विपक्ष ने अपनी जो पॉलिटिकल पोजीशनिंग और पोस्चरिंग की है, उससे भी बहुत कुछ नरेंद्र मोदी सरकार को पता चल गया होगा, क्योंकि आज जब नरेंद्र मोदी, क्योंकि सबसे पहले तमाम मंत्रियों ने शपथ ली और उसके बाद अल्फाबेटिकली जो राज्य हैं उनके चुने हुए, वहां से चुने हुए प्रतिनिधि अभी अपनी शपथ ले रहे हैं। कल तक ये तमाम जो एमपीज चुन कर आए हैं वो शपथ लेंगे। उसके बाद 26 तारीख को लोकसभा के स्पीकर का चयन होना है, जहां बुरी तरीके से घिरी हुई है नरेंद्र मोदी की ये सरकार। लेकिन जब प्रधानमंत्री, मैं चाहूंगी कि वो तस्वीर दिखाई जाए, जब प्रधानमंत्री शपथ के लिए जब गए पोडियम पर और शपथ जब वो ग्रहण कर रहे थे, तब हमने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी ने संसद में उनको हाथ ऊपर करके संविधान की वो कॉपी दिखाई और उनको बहुत कुछ याद दिलाया। ये साफ तौर पर ये पोजीशनिंग और पोस्चरिंग जो की जा रही है, खासतौर पर राहुल गांधी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से, विपक्ष के नेताओं की तरफ से, कि लड़ाई अभी भी लोकतंत्र और संविधान को बचाने की है और ये लड़ाई हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। आज फिर से एक बार ये मैसेज दिया गया है। आज अगर आपने नरेंद्र मोदी का हाव भाव देखा हो, नरेंद्र मोदी का अपना चेहरा देखा हो, तो आपको साफ तौर पर ये पता चल जाएगा ये वो नरेंद्र मोदी 2014 और 2019 वाले बिल्कुल भी नहीं है। ना तो उनके चेहरे पर वो तेज था, ना ही उनकी बॉडी में वो कॉन्फिडेंस था, ना ही वो 56 इंच वाली बात करते हुए नजर आए, ना ही एक अकेला सब पर भारी पर, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार की उनकी सरकार बैसाखियों पर टिकी हुई है। लेकिन रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का, जो आज उन्होंने जो कस्टमरी वर्ड्स होते हैं, यानी कि जो सत्र शुरू होने से पहले मीडिया से मुखातिब जब होते हैं, तो तब प्रधानमंत्री जब मुखातिब हुए, तो आज भी आप ये देखिए कि ना तो उन्होंने नीट की बात की, ना यूजीसी नेट की बात की, ना आतंकवादी हमले की बात की, ना ही ट्रेन दुर्घटना की बात की। यानी कि जितनी भी ज्वलंत मुद्दे हैं अभी देश में, जिसको लेकर युवा से लेकर बुजुर्ग हर तबका देश का त्राही त्राही कर रहा है, उस पर उन्होंने अपने लफ्ज सिए। और ये एक फर्क बिल्कुल भी नहीं बदला है 2014 से 2019 तक की अगर हम बात करें। आपको याद होगा, मणिपुर से लेकर किसानों से लेकर तमाम वो मुद्दे थे जिस पर विपक्ष ने नरेंद्र मोदी को घेरा था, लेकिन तब भी वो चुप रहे थे और विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, विपक्ष को नसीहत दे रहे थे, और आज भी वो वही करते हुए नजर आए। एक तरह से ये कोशिश है दिखाने की कि कुछ भी नहीं बदला है, लेकिन ये सिर्फ हेडलाइंस मैनेजमेंट का एक तरीका है। असलियत सबको पता है कि बदल बहुत कुछ ही नहीं बल्कि सब कुछ बदल गया है, और उस सब कुछ बदलाव की तस्वीर जो है, बानगी जो है, वो आज हमें देखने के लिए मिली। आपने देखा होगा कि कैसे अखिलेश यादव जिस तरह से जो अयोध्या से सांसद चुनकर आए हैं, उनका हाथ पकड़कर किस तरह से लगातार वो पार्लियामेंट की उन सीढ़ियों पर ना सिर्फ चढ़े, बल्कि उनके बगल में अवधेश कुमार को उन्होंने बिठा रखा था, और उसके साथ साथ उनके बगल में बैठे हुए थे जाट नेता जो कि मुजफ्फरनगर से जीत कर आए हैं, और उनके बगल में बैठे हुए थे राहुल गांधी। तो इसीलिए मैं कह रही हूं कि ये पूरा आज का दिन ना सिर्फ जो अल्फाज कहे गए उससे आप समझिए कि आने वाले दिन किस तरह के होने जाए नरेंद्र मोदी सरकार के लिए, बल्कि जो पूरी पॉलिटिकल पोस्चरिंग और पोजीशनिंग की जा रही है विपक्ष की तरफ से, वो बहुत मुश्किल पैदा करने जा रही है। आने वाले 10 दिन नरेंद्र मोदी के लिए, उनकी सरकार के लिए मुश्किल भरे होने जा रहे हैं, क्योंकि आज और कल का दिन तमाम जो सांसद हैं वो शपथ ले लेंगे और परसों यानी कि 26 तारीख को चयन होना है लोकसभा के स्पीकर का।
और आपको पता है कि यहीं पर सारा पेच अटका हुआ है। और इसी को लेकर राहुल गांधी ने भी कहा, राहुल गांधी ने कहा कि अभी नरेंद्र मोदी सिर्फ इस जुगत में लगे हुए हैं कि कैसे वो अपनी सरकार को बचा लें। सिर्फ उनकी जुगत इतनी है कि अभी सरकार को बचा लें, लेकिन हमारी कोशिश है और हमारी जो लड़ाई है वो है संविधान लोकतंत्र को बचाने की। सुनवाना चाहूंगी मैं छोटी सी बाइट है कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा आज। कॉन्स्टिट्यूशन लाने की जरूरत क्यों पड़ी आज आप लोगों को, सब विपक्ष के? क्योंकि देखिए, जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन, ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद, थैंक यू। हमारा संदेश जा रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। धन्यवाद। सर, इमरजेंसी की बात नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, सर, प्रधानमंत्री ने कहा कि कल काला दिवस। तो हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती, ये कहा राहुल गांधी ने। और हमारी पोजीशन बिल्कुल साफ है और हमारा मैसेज सब तक पहुंच रहा है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है आज, जिस तरह के की भाषा या जिस तरह का भाषण नरेंद्र मोदी ने आज दिया है और जिस तरह की नसीहत वो देते हुए नजर आए विपक्ष को, और जो तमाम मुद्दे हैं उस पर एक तरह से ना सिर्फ बचते बल्कि लब सीते हुए जो नजर आए, उस पर क्या कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, वो भी आप सुनिए। जनता हमारे साथ थी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए। इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे बाबा साहब अम्बेडकर की वहाँ थी और गांधी जी की यहाँ थी, यानी हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। तो अभी यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि आप संविधान के तहत चलिए। और एक बात बिल्कुल साफ है कि अगर हम ये एनडीए की सरकार को अभी देखते हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार को देखते हैं, तो सब कुछ बदल चुका है। उसमें उनकी पोजीशन बदल चुकी है, उनकी जो 56 इंच की जो बात करती थी उसकी पूरी हवा निकल चुकी है। वो जो हिंदू हृदय सम्राट की बात, बायोलॉजिकली बॉर्न नहीं, और किस किस तरह की उपाधियां उनके साथ जो जुड़ी हुई थी और जो उन्होंने जोड़ने की कोशिश की, और जिस तरह का पूरा नैरेटिव गढ़ा, वो सब कुछ हवा हवाई हो गया है। सिर्फ एक चीज नहीं बदली है और वो है नरेंद्र मोदी की तमाम महत्वपूर्ण विषय पर चुप्पी, और उस पर किसी भी तरह की कोई जवाबदेही नहीं। लेकिन इस बार उनकी चुप्पी भी विपक्ष तोड़वाने की पूरी कोशिश करेगा और उनको एक तरह से सरकार को ये लग रहा है कि घुटनों पे लाने की कोशिश है विपक्ष की, और उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को जवाबदेह बनाने की भी। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या कुछ बदला है 2019-2014 से। आने वाले 10 दिन कितने मुश्किल भरे होने जा रहे हैं, और उसके बाद जो विपक्ष का पूरा अभी जिस तरह की पोजिशनिंग है, जो उनका पूरा रवैया है, जिस तरह से वो आक्रामक मूड में है, वो किस तरह से नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं, और आज का पूरा दिन किस तरह से देखा जाए और आने वाले दिन, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। दो खास मेहमानों को आप देख सकते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट हैं मेरे साथ हेमंत अत्री जी, दशकों का उनका पत्रकारिता का अनुभव, और उसके साथ साथ राजेंद्र तिवारी जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उनका भी कई दशक का पत्रकारिता का अनुभव है। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। शुरुआत हेमंत जी अगर मैं आपसे करना चाहूं, आज आपने जो पोस्चरिंग पोजिशनिंग देखी है विपक्ष की, आज भी हाथों में उनके संविधान की वही कॉपीज थी, और आज भी उन्होंने कहा कि इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, इसको कोई बदल नहीं सकता, और हम हर कीमत पर इसकी रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, और ये देश जो है इसी संविधान से चलेगा। और जब नरेंद्र मोदी जब शपथ ले रहे थे, तब आपने देखा कि राहुल गांधी ने किस तरह से एक तरह से हवा में हाथ ऊपर करके वो जो कॉपी है संविधान की वो दिखाई नरेंद्र मोदी को। ये जो आक्रामक पूरा रवैया है विपक्ष का, जिस तरह के वो फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ
नरेंद्र मोदी की अभी भी उन तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर चुप्पी, इसको आप कैसे देख रहे हैं? और आने वाले 10 दिन यानी कि 3 जुलाई तक जो सत्र चलेगा, वो कितना मुश्किल भरा, कांटों भरा रास्ता है नरेंद्र मोदी के लिए? देखिए बुशरा जी, जो आज की तारीख में जो स्थितियां शुरू हुई है, नए संसद का पहला दिन है, और जिस तरीके की पोस्टरिंग विपक्ष ने ली आज, इसको कहते हैं अटैक फ्रॉम राइट फ्रॉम द वर्ड गो। पहले पल से ही, और याद ये कहिए कि सदन के शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने न केवल अपनी एकता दिखाई, बल्कि पूरी सरकार के कामकाज को लेकर पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। आमतौर पर आपने देखा होगा, मोदी जी से पहले भी 2 बार प्रधानमंत्री बने, 2014 में बने, फिर 2019 में बने। तो किसी भी सरकार के पहले 3 से 6 महीने आमतौर पर माना जाता है कि वो हनीमून पीरियड होता है, कि सरकार को सेटल इन होने के लिए समय दिया जाता है। लेकिन चूंकि ये सरकार कंटिन्यूटी की सरकार है और लगातार सिर्फ केवल चेहरे भी नहीं बदले, सारे का सारा सिस्टम वही है, तो देश के जो कंकरेंट मुद्दे हैं उन सब को लेकर के विपक्ष ने धावा बोल दिया सदन की शुरुआत से पहले ही, और उसके बहुत ठोस कारण भी हैं। देखिए, देश की जो सबसे युवा आबादी है, उसके साथ नीट के एग्जाम को लेकर के जो कुछ हुआ और तमाम जिन मुद्दों पर जो कुछ हुआ, विपक्ष ने जिस तरीके से संविधान को हाथ में लेकर के घेरा है, वो अपने आप में मोदी का अगर कार्यकाल देखेंगे आप 10 साल का, तो अभूतपूर्व। अभी तक तो ये कहा जाता था विपक्ष है कहां, अब तो उल्टा लग रहा है। अब ये लग रहा है कि सरकार छुप रही है। मोदी जी ने क्या कहा कि विपक्ष को जिम्मेदार होने की जरूरत है। कभी मोदी जी ने ये सोचा कि सरकार को भी जिम्मेदार और जवाबदेह होने की जरूरत पहले होती है? क्या वो कभी जिम्मेदार रहे उस शक्ल में, संविधान के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, अपने निर्वाचकों के प्रति जिन्होंने उनको चुन के भेजा है? वो देश के किसी भी समकालीन मुद्दे पर, समसामयिक मुद्दे पर आज तक मोदी जी कभी नहीं बोले। जब जरूरत पड़ी तब कभी नहीं बोले। उन्होंने केवल अपनी सुविधा के हिसाब से अपना मुंह खोला है आज तक। लेकिन इस बार आपने जो कहा कि क्या बदल गया है, इस बार बहुत कुछ बदल गया है बुशरा जी। आंकड़े बदल गए हैं, मोदी जी के चेहरे का नूर बदल गया है, सरकार का इकबाल बदल गया है, विपक्ष का जो हमलावर तेवर है वो बदल गए हैं पूरे तरीके से, और जो घेराव की रणनीति है वो राइट फ्रॉम द मूवमेंट गो है। तो बहुत कुछ बदला है। इसमें केवल जो नहीं बदला है अब तक, और जो बदलने की उम्मीद मुझे कम है, वो है इस मीडिया का बेशर्मीपूर्ण रवैया, जो उन मुद्दों को लेकर के आज भी कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए है। आपने 10 साल का मोदी का कार्यकाल देखा पहला, कभी किसी मामले पर उन्होंने कोई एक्शन लिया? पेगासस से लेकर के, राफेल से लेकर के, किसी मसले पर। यह पहला अवसर है जब सदन की शुरुआत से 2 दिन पहले मोदी जी को एनटीए के डीजी को हटाना पड़ा। यह कभी सुना था आपने 10 साल में? यह अलग बात है कि एनटीए के चेयरमैन को हटाया जाना चाहिए था, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए था, उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए थी, क्योंकि उनके जितने भी क्रेडेंशियल्स हैं वो सारे के सारे डाउटफुल हैं। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन रहे, वहां से व्यापम की शुरुआत हुई। उसके बाद वो छत्तीसगढ़ में गए, वहां छत्तीसगढ़ चेयरमैन रहे पब्लिक सर्विस कमीशन के। उसके बाद वो यूपीएससी के चेयरमैन रहे, और अब वो एनटीए के चेयरमैन है। और सारे का सारा मॉडल पेपर लीक का वही चला आ रहा है, कंप्लीट मॉडल। और मैं केवल ये नहीं, यहां तक सीमित नहीं है, नीट तक नहीं है, जितने भी भाजपा शासित प्रदेश हैं सबके अंदर पेपर लीक का सेम पैटर्न चल रहा है। तो क्या मोदी जी ने कभी मुंह खोला? आपको ध्यान होगा, मोदी जी राजस्थान गए थे चुनाव प्रचार के दौरान, वहां उनको राजस्थान के पेपर लीक्स की बड़ी याद आ रही थी। लेकिन जो अपने जो सारा कार्यकलाप है उस पर उनकी कभी कोई ध्यान जाता नहीं। तो आज विपक्ष ने बहुत अच्छा काम किया कि पहले दिन से उनको यह बता दिया कि देखिए, हम तो जिम्मेदार हैं या नहीं, लेकिन आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। ये वही मोदी जी हैं आज जो झुककर विपक्ष को नमस्ते कर रहे थे, नमस्कार कर रहे थे शपथ के बाद। आपको ध्यान होगा कि इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कौन राहुल। तो हर पल पे विपक्ष को डिमीन करते थे। आज वही राहुल गांधी उनको शपथ के दौरान उनको हाथ उठा करके संविधान की कॉपी दिखा रहे थे। देखा जाए तो मोदी जी ने संविधान की शपथ ली है, लेकिन संविधान के प्रति उनकी जागरूकता कितनी है, उनका कमिटमेंट कितना है, ये पूरे देश ने पिछले 10 साल में देखा है। और बुशरा जी, उसका कारण है, कोई ऐसी बात नहीं कि मोदी जी वैसे ही कर रहे हैं। मोदी जी जिस संगठन से आते हैं उस संगठन के अंदर फांसीवाद कूट कूट कर भरा हुआ है। उसके अंदर सवाल जवाब की कोई गुंजाइश होती नहीं। उसमें जो बड़ा कहता है वो सबको आंख कान और नाक बंद करके वही करना होता है, कोई सवाल जवाब नहीं होते। तो उसमें मोदी जी का कसूर नहीं है। उनको संविधान ना तो पढ़ने की बात कही गई, ना सवाल जवाब की बात की गई। उन्होंने तो 10 साल में पहले यहां और उससे पहले गुजरात में सरकार को हाँक करके दिखाया। तो इस बार जो आपने कहा क्या बदला है, इस बार मोदी जी सरकार को हाँक नहीं पाएंगे।
संसद को नहीं हाँक पाएंगे, विपक्ष को नहीं हाँक पाएंगे, संविधान को नहीं हाँक पाएंगे, देश को नहीं हाँक पाएंगे, और उनको कहीं ना कहीं तमाम उन कायदे कानूनों का अनुपालना करनी पड़ेगी जिसकी उनसे अपेक्षा की जाती है देश के संवैधानिक तौर पर चुने हुए मुखिया के तौर पर। अब इसमें सारा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल ये रहने वाला है कि विपक्ष की एकजुटता, और विपक्ष की एकजुटता जैसा आपने आज देखी, सभी पार्टियों ने इंडिया अलायंस की एकजुट होकर के, कोई पार्टी लाई नहीं, कुछ नहीं, सबके हाथों में संविधान की प्रति थी। और कभी भी आपने सोनिया गांधी को इतना फ्रंट फुट पर आकर इतना हाइपर एक्टिव नहीं देखा होगा, राहुल गांधी को इतना हाइपर एक्टिव नहीं देखा होगा। और ये आज की बात नहीं है, जिस दिन से चुनाव परिणाम आए हैं 4 जून से लेकर के अब तक, कोई ऐसा दिन नहीं गया है जिस दिन सरकार को आईना नहीं दिखाया विपक्ष ने। और वो अकेले राहुल गांधी नहीं, उसमें अखिलेश भी हैं, उसमें तेजस्वी भी है, उसमें सभी पार्टियों के लोग हैं। तो उससे ये बड़ा स्पष्ट होता है कि मोदी जी जिस तरीके से देश को हाँकते आए हैं, वो हाँकने वाला मामला अब नहीं चलेगा। और जो आज मोदी जी की भाव भंगिमाएं हैं, 4 जून से लेकर के अब तक उनकी भाव भंगिमाएं देखिए आप, उनकी जो सरकार है वो मोदी जी के पर्सनैलिटी कल्ट के आगे पहली बार थकी हुई, थोड़ी सी बुझी हुई और उबाऊ सरकार लग रही है, क्योंकि वो उसी पैटर्न पे काम कर रही है कि मुद्दों पर चुप्पी रखनी है। लेकिन इस बार पहली बार ये हुआ कि एनटीए के डीजी को एटलीस्ट हटाना पड़ा। ये वो बदलाव है जिसको आप इस सरकार में, इस सदन के कार्यकाल में बार बार देखेंगे, और विपक्ष के इन हमलों को भी बार बार देखेंगे। मोदी जी की जो ट्रेनिंग है कि वो अपने सुविधा के हिसाब से मुद्दों को उठाते हैं, वो इस बार नहीं चलने वाला है, ये तय मान के चलिए। बिल्कुल। और लग रहा है कि विपक्ष इस बार नरेंद्र मोदी की वो ख्वाहिश तो पूरी करने जा रहे हैं जिन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि विपक्ष को तलवार की नोक पे रखना चाहिए सरकार को, और जवाबदेह जिस तरह से बनाना चाहिए। और बहुत अफसोस वो दिखा रहे थे कि ये बड़ा दुर्भाग्य रहा है, ये बदकिस्मती उनकी रही है कि 10 साल में उन्हें उस तरह का विपक्ष नहीं मिला है। तो लग रहा है कि अब इस बार उनकी वो तमाम ख्वाहिशात जो हैं वो पूरी होने जा रही हैं इस बार की 18वीं लोकसभा में, जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। और राजेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि अभी हमने देखा कि जब धर्मेंद्र प्रधान जो है, जो शपथ लेने के लिए आए, तो नीच नीच शेम शेम इसके नारे लगे। युवाओं के भविष्य के साथ जिस तरह से खिलवाड़ लगातार किया जा रहा है, और सरकार के एक्शन में आने से पहले ही आप देखें कि एक लंबी फहरिस्त है मुद्दों की जिस पर विपक्ष लगातार उनको घेर रहा है, और अब वो उनको सदन में घेरेगा। लेकिन प्रधानमंत्री की वही एक तरह की चुप्पी जो मणिपुर से लेकर तमाम मुद्दों पर हमने देखी, पहले भी देखी और अभी भी है। अभी भी वो इमरजेंसी की याद दिला रहे हैं, अभी भी वो विपक्ष को नसीहत दे रहे हैं। ना उन्होंने ये बताया कि हमारी सरकार का रोड मैप क्या होगा, ना उन्होंने ये बताया कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं, ना उन्होंने ये कहा कि जो युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ, जम्मू कश्मीर में जो आतंकी घटनाएं हुई, तमाम ऐसे मुद्दे उस पर उन्होंने अभी भी लब सिए रहे। क्या आपको लगता है इसमें कोई बदलाव देखने के लिए मिलेगा? क्या विपक्ष के जो आक्रामक तेवर हैं वो नरेंद्र मोदी को इस बार बोलने पर मजबूर तो जरूर करेंगे? क्या आपको ऐसा लग रहा है, या ये बदलाव कभी देखने के लिए नहीं मिलेगा जब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे? बदलाव तो शुरू हो गया है। आप इसी से देखिए कि जैसे आप 2014 की अगर बात करें या 2019 की बात करें, उस समय क्या आपने सुना था कि एनडीए दलों की बैठक बुलाई गई स्पीकर के लिए कि स्पीकर कौन होगा? पहला तो ये, क्या पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हमने तो नहीं सुना पिछले 10 साल में कभी विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष के घर पर गए हों। इस बार किरण रिजिजू गए कि वो खड़गे जी से बात करने गए। और दूसरा, जैसे आज भी अगर आप पार्लियामेंट में देखें तो बहुत सारे बदलाव दिखाई दे रहे थे। जो चेंज दिखाई दे रहा था पहले की पार्लियामेंट और आज की पार्लियामेंट, आज जो दृश्य था उसमें अंतर था। और आज विपक्ष बहुत मजबूती के साथ पूरे माहौल में दिख रहा था, जैसा हेमंत जी बता रहे थे। दूसरा देखिए, जो प्रधानमंत्री ने भाषण किया पार्लियामेंट के बाहर, उस पर मैं बात करना चाहता हूं। दरअसल प्रधानमंत्री अपनी वो बहुत कमजोर उस पर खड़े हैं, ये उनको एहसास है, और वो ये सब चीजें छिपाना चाहते हैं। जो बातें वो कह रहे थे, उन बातों में अब वो वजन नहीं रह गया जब वो पहले यही बातें कहते थे और देश के लोग सुनते थे उनको। और हाँ, आज आप सोशल मीडिया देखिए, उसके बाद क्या हुआ, क्या उस पर मोदी जी ने भाषण में जो बातें कही, क्या सोशल मीडिया पर लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया या उस पर मोदी जी की आलोचना शुरू हो गई? तो ये कुछ चीजें हैं।
अब देखिए, आप बात करेंगे कि 1977 में या 74 में क्या हुआ था, 25 जून को क्या हुआ था, आप पिछले 10 साल में क्या कर रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले क्या हुआ था उसकी बनस्पत। और जब आप कहते हैं विपक्ष को जिम्मेदार होना चाहिए, और तो सरकार को जिम्मेदार होना, प्रधानमंत्री को जिम्मेदार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रधानमंत्री इस देश का सबसे गैर जिम्मेदार आदमी जो ये बात कह रहा है कि विपक्ष को जिम्मेदार होना चाहिए। अगर वो जिम्मेदार होते तो मणिपुर पर आज तक उन्होंने बात क्यों नहीं की? अगर वो जिम्मेदार होते तो चीन का जो गलवान वैली का मामला हुआ था उस पर प्रधानमंत्री का सिर्फ एक बयान आया। वो बयान क्या था? सबको याद है वो बयान क्या था। अगर वो जिम्मेदार होते तो आज अपने भाषण में नीट का जिक्र तो कम से कम करते, कोई सांत्वना तो देते स्टूडेंट्स को कि भाई हमारी सरकार है, चिंता मत करिए, सारी चीजें ठीक की जाएंगी और सारे दोषियों को सजा दी जाएगी। वो ये नहीं कह पा रहे हैं कि दोषियों को सजा दी जाएगी। आप इससे समझिए कि क्या स्थितियां हैं। तो आने वाले दिन देखिए, पार्लियामेंट की शुरुआत, जैसा हेमंत जी ने पहले ही कह दिया कि शुरुआत ही बहुत बहुत आक्रामक तरीके से विपक्ष ने की है, जो अमूमन नहीं होता रहा है। पहली बार इस तरह का हो रहा है कि डे वन से विपक्ष आक्रामक है। आप पार्लियामेंट के बाहर, जैसे राहुल गांधी ने कहा था, सड़क से संसद तक, तो सड़क पर भी उन्होंने दिखाया अपनी आक्रामकता और संसद में भी दिखा रहे हैं। और आने वाले दिन बहुत हंगामे वाले होने वाले हैं और उसमें प्रधानमंत्री मोदी पहली बार उनकी परीक्षा होगी। अभी तक तो वो अपने लोगों के बीच और पूरा बहुमत रहता था, उसके बीच में वो काम करते थे और जो चाहते थे वो करते थे। अब उनके सामने ये इश्यू होगा। अभी तो स्पीकर का चुनाव है और जिस तरह से खबरें आ रही हैं उसमें बहुत पॉजिटिव चीजें प्रधानमंत्री मोदी के लिए नहीं है। परसों जो चुनाव होना है, परसों चुनाव में क्या होगा ये हमें नहीं लगता कि अभी कोई कुछ कह पाने की स्थिति में है। ऐसे में पूरा, और मैं तो ये कह रहा हूं, अगले विधानसभा चुनाव होने दीजिए जो हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव होने हैं। इनके बाद आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री की हैसियत क्या रह जाती है और ये सरकार कितने दिन चल पाएगी, ये अगले 6 महीने में तय हो जाएगा। जी जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि कितने दिन चलेगी ये सरकार, ये अगले 6 महीने में तय हो जाएगा। लेकिन क्या हेमंत जी, अभी अग्नि परीक्षा जो है वो 26 तारीख की है, पहली अग्नि परीक्षा आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की 26 तारीख, यानी कि जिस दिन लोकसभा के अध्यक्ष का चयन होना है, चुनाव होना है, क्योंकि अभी तक तो नाम ही सामने नहीं है। अभी सिर्फ एक तरह से कहें कि ऐसे ही नाम लग रहा है कि बीजेपी की तरफ से फिर से ओम बिरला का नाम रखा गया है, जिसको लेकर एनडीए तैयार नहीं है, खासतौर पर टीडीपी तैयार नहीं है। टीडीपी को मनाने की कोशिशें हैं और उन कोशिशों में अमित शाह नहीं है बल्कि राजनाथ सिंह के घर पर मीटिंग्स हुई है, मीटिंग्स पर मीटिंग का दौर है, लेकिन अभी भी कोई नाम फाइनल नहीं है और अभी भी एक तरह से बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। सिर्फ एक दिन बीच में है। क्या लग रहा है आपको 26 तारीख को क्या देखने के लिए मिल सकता है और क्या आपको लगता है कि पहली अग्नि परीक्षा नरेंद्र मोदी की वो होने जा रही है और उसके बाद फिर फ्लोर टेस्ट? लगता है व्यक्तिगत तौर पे जो जिस तरह की देश में नैरेटिव बढ़ाया जा रहा है कि मोदी जी के लिए बड़ी अग्नि परीक्षा ये स्पीकर का पद होने वाला है, मुझे व्यक्तिगत तौर पे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। जिस तरीके से लय में लय मिला करके नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने कंप्लीट सरेंडर कर रखा है आज की तारीख में, मुझे इसमें कोई कंफ्यूज नहीं लगता कि मोदी जिसको चाहेंगे वो उसको स्पीकर नहीं बनवा पाएंगे। ये सारी की सारी एक और तरह की चीजें हैं जिसको एक नैरेटिव बनाने की बात है। हकीकत यह है कि दोनों में से किसी की हैसियत नहीं है, ना चंद्रबाबू नायडू की और ना ही नीतीश कुमार की। उनको पहले अपना हाउस इन ऑर्डर करना है। आंध्र प्रदेश की जो आज आर्थिक स्थिति है, पूरे के पूरे जो हालात हैं, उसमें फिलहाल के लिए चंद्रबाबू नायडू एट दी ऑनसेट कोई पंगा लेंगे मोदी से, ऐसा मुझे नहीं लगता। जो आपने बात राजनाथ की कही, यस दैट इज ए इशू, लेकिन वो क्यों है? क्योंकि वो थोड़े से माइल्ड है। वो अमित शाह की तरह वन वे ट्रैफिक नहीं है, मोदी की तरह वो दूसरों की सुन भी लेते हैं। तो एक तरीके से अब जो अपने एलाइज हैं उनको एक गुड ह्यूमर में रखना और बिना किसी आक्रामकता के सहजता और सरलता के साथ अपने एजेंडे पर ले आना, ये बात है। आपने कहा कि वो अपना नाम क्यों नहीं सामने लेकर के आए, ये मोदी की नई बात नहीं है। ये हमेशा से ऐसा करते हैं कि ही कीप्स हिज कार्ड्स वेरी क्लोज टू हिज चेस्ट। तो फिलहाल स्पीकर के पद के लिए मुझे कोई बहुत ज्यादा विवाद नहीं दिख रहा है किसी भी रूप में। जिसको चाहेंगे मोदी जी बनवा ले जाएंगे,
लेकिन समस्या वहां आएगी कि अगर ओम बिरला जैसा व्यक्ति बन गया इस बार स्पीकर और बनवा दिया गया, तो इस सरकार का हश्र क्या होगा फिर? पिछली बार वाली स्थिति तो है नहीं कि आप 150 सांसदों को सस्पेंड करा देंगे, ये करा देंगे। इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है, तो आपको ऐसा स्पीकर लेके चलना पड़ेगा जो ना केवल सबको स्वीकार्य हो, बल्कि उसकी जो करनी है और जो उसकी कथनी है, उसका जो व्यवहार है, वो स्पीकर जैसा हो, अनबिकमिंग ऑफ ए स्पीकर ना हो। पिछली बार आपने जिस तरीके की एरोगेंस, जिस तरीके की स्मगनेस, जिस तरीके के सारे हालात ओम बिरला के साथ देखे थे, वो इस देश के संसद ने कभी पहले नहीं देखा। कि एक सरकार के आंख के इशारे के ऊपर सारी सदन चलाई, माइक स्विच ऑफ कर दिया, एट द ड्रॉप ऑफ एट किसी को सस्पेंड कर दिया, बिना कारण के सस्पेंड कर दिया, जो शोर नहीं कर रहा उसको भी सस्पेंड कर दिया। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं मोदी जी के लिए अच्छा यही होगा कि वो ओम बिरला जैसे व्यक्ति को, जिसकी क्रेडेंशियल्स पहले मतलब उतने ग्राह्य नहीं रहे हैं, उनकी बजाय किसी ऐसे व्यक्ति को स्पीकर बनाए कि जिसको विपक्ष भी स्वीकार करे, उनके एलाइज भी स्वीकार करे, और जो स्पीकर ना केवल हो बल्कि दिखता भी हो। जो ओम बिरला साहब का जो व्यवहार था पिछली टर्म के अंदर, वो अनबिकमिंग ऑफ ए स्पीकर था ऑल थ्रू। तो ये बहुत ही खराब बात है। डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो फेसेस के जरिए मैसेजिंग की जाती है। तो क्या मोदी जी इन जो आंकड़े घटे हैं उनसे कोई सबक लेंगे, या वो देश की जनता और संसद से बदला लेने के लिए फिर उन्हीं को बढ़ाएंगे? ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्पीकर के चुनाव में कोई बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है, जहां तक मोदी का सवाल है। जी। राजेंद्र जी, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? और दूसरा मेरा सवाल आपसे जुड़ा हुआ, जो अखिलेश यादव की अगर हम बात करें, अखिलेश यादव अवधेश कुमार का हाथ थामे हुए, क्योंकि अयोध्या से वो जीते हैं, उस नैरेटिव को उन्होंने एक तरह से धराशाही किया है, और खास तौर पर एक जनरल सीट से एक दलित चेहरा, वो भी अयोध्या जैसी सीट से वो जीत कर आए हैं। संविधान की कॉपी सबके हाथ में थी, पूरे विपक्ष के हाथ में। पहले वो प्रोटेस्ट करते हैं, फिर हमने देखा कि किस तरह से लाल टोपी और गमछे के साथ तमाम 37 सांसद समाजवादी पार्टी के वो नजर आते हैं, और वो एक कॉन्फिडेंस जो उनके पूरी बॉडी लैंग्वेज में था। और फिर जब संसद के अंदर अवधेश कुमार और उसके साथ साथ अखिलेश यादव और इसके साथ साथ मुजफ्फरनगर से चुने हुए जो जाट नेता हैं वो उनके साथ राहुल गांधी बैठे होते हैं, तो क्या आपको लग रहा है ये पूरा का पूरा एक पोस्चरिंग जो है, पॉलिटिकल पोजीशनिंग जो है वो की जा रही है, और इसका एक बहुत बड़ा मैसेज है? क्योंकि इस बार जिस तरह से दलितों ने बीजेपी को एक तरह से साइडलाइन करके जो वोट दिया है, चाहे वो अखिलेश यादव की बात करें, इंडिया गठबंधन में खास तौर पे कहूंगी उसको जो दिया है, अब उसको ये लगता है इंडिया गठबंधन को कि वो वोट बैंक उसके साथ खड़ा रहे, और वो पोस्चरिंग के जरिए दिखाएं कि हम आपके साथ ना सिर्फ इलेक्शन से पहले बल्कि इलेक्शन के बाद भी उसी तरीके से खड़े हैं। इन तमाम चीजों को आप कैसे देख रहे हैं? और खासतौर पर क्या हेमंत जी की बात से आप अग्री करते हैं कि कोई बहुत मुश्किल नहीं होने जा रही है 26 तारीख को? नहीं, बहुत मुश्किल नहीं होने जा रही, ये तो ठीक है, बट क्या होने जा रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कैसे होगा वो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। दरअसल अगर चंद्रबाबू नायडू मान जाते हैं, जैसे मेरी सूचना यह है कि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री मोदी या भारतीय जनता पार्टी के ये इस बात से सहमत है, जैसे जेडीयू ने कहा है कि जो कुछ भारतीय जनता पार्टी करेगी हम उसके साथ हैं। ऐसा कोई भी मैसेज चंद्रबाबू नायडू की तरफ से नहीं है अब तक। दूसरी बात कि राजनाथ सिंह के यहां जो मीटिंग्स हुई उसमें चंद्रबाबू नायडू के एमपी नहीं पहुंचे, तो यह भी एक इंपॉर्टेंट पोस्चरिंग है जिसको समझा जाना चाहिए। तीसरी बात यह, विपक्ष ने जो इस पर स्टैंड लिया है कि अगर टीडीपी का उम्मीदवार होता है तो वो सपोर्ट करेंगे, और अगर नहीं होता है तो वो अपना उम्मीदवार देंगे। अब वो अपना उम्मीदवार अगर देने की स्थिति में आ जाते हैं, मान लेते हैं टीडीपी का कोई उम्मीदवार नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होता है और विपक्ष एक उम्मीदवार देता है, जिसमें आज अखिलेश यादव ने एक संदेश दे दिया है अवधेश बाबू को सामने करके। अवधेश बाबू दलित है, अयोध्या में राम के नैरेटिव को परास्त करके आए हैं, पूरे देश में इस बात की चर्चा है, और उनका नाम एक दो दिन से चर्चा में है कि विपक्ष की तरफ से वो स्पीकर पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि वो पहली बार सांसद बने, ये भी है, विधानसभा में रहे, सांसद पहली बार बने, लेकिन ऐसा पहले भी हो चुका है, पहली बार सांसद जो बने वो स्पीकर पद के लिए उन्होंने अपना नामांकन किया, या बने भी, स्पीकर बने भी हैं लोग। तो ऐसे में अगर वोटिंग होती है
तो क्या आपको लगता है कि सारी चीजें बहुत सामान्य तरीके से हो जाएंगी, या बहुत सारे पॉलिटिकल मैसेज उस वोटिंग से निकल के आएंगे? और तब जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर, आरएसएस परिवार में, संघ परिवार के अंदर भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पे मोदी के खिलाफ कहीं ना कहीं आवाजें अलग अलग तरह से उठ रही हैं, उन आवाजों को मैं इस तरह नहीं देखता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है या मोदी को हटा देना चाहते हैं, लेकिन वो इतना जरूर चाहते हैं कि मोदी के जो निरंकुश तरीका होता है उस तरीके पे लगाम लगे। और आप देखिए नीट को लेकर के किस तरह की चीजें हुई, मणिपुर का मसला जिस तरह से उठा दिया गया, इलेक्शंस को लेकर जो बातें कही गई, 400 पार को लेकर जो बातें कही गई, जो इन्हीं लोगों की तरफ से कही गई, ये सारी चीजें देखने लायक होंगी जब परसों इस तरह की स्थिति अगर बनती है जिसमें वोट पड़ता है, स्पीकर के लिए वोट पड़ता है। और एक चीज और आपको बताएं, प्रोटेम स्पीकर में उन्होंने मेहताब को क्यों रखा, इसके पीछे भी ये ऐसा इतना आसान नहीं है, क्योंकि स्पीकर का चुनाव प्रोटेम स्पीकर के चेयरमैनशिप में होगा, तो उन्हें अपना आदमी चाहिए वहां पर, इसलिए उन्होंने मेहताब को रखा है। उन्होंने किसी ऐसे आदमी को नहीं रखा जिस पर उनको थोड़ा भी शक हो सके। मेहताब है ना, 6 बार पहले बीजेडी के सांसद रहे, अभी नए नए वो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। उनके पिताजी, आपको मैं बताऊं, उड़ीसा के पहले मुख्यमंत्री थे मेहताब के पिताजी, और मेहताब उस कम्युनिटी से आते हैं जो कम्युनिटी उड़ीसा में ओबीसी मानी जाती। वैसे तो वो अपने को छत्री कहते हैं वो लोग, लेकिन उड़ीसा की ओबीसी लिस्ट में है, सेंटर की ओबीसी लिस्ट में नहीं है। तो ढेर सारे मैसेज और ढेर सारी चीजें कंट्रोल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेहताब को प्रोटेम बनाया गया है, और जो परंपरा चली आ रही थी उस परंपरा को तोड़ दिया गया है। तो इतना आसान नहीं है। यह बात मैं बिल्कुल मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिसे चाहेगी वो स्पीकर होगा, लेकिन उस स्पीकर के चुनाव से क्या मैसेज निकलेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पर भी निर्भर करेगा कि यह सरकार आगे कैसे चलने वाली। जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, खासतौर पे भर्तृहरि मेहताब को लेकर कि आखिर क्यों बनाया गया है, क्यों नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं, क्यों संसदीय परंपराओं को जो है वो ताक पर रखकर उनको बनाया गया है, जिसको लेकर प्रोटेस्ट किया एक तरह से अपनी तमाम बातों को, और इसको लेकर अपनी बातें जो है वो विपक्ष ने रखी और एक तरह का प्रोटेस्ट उन्होंने किया। लेकिन जाहिर सी बात है कि उनको जिनको बनाना था उन्होंने उनको बना दिया। लेकिन आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि आखिर क्यों बनाया गया है, और यही बात साफ तौर पर कही जा रही है कि इस बार ये सरकार नरेंद्र मोदी की जो 2019 में 303 और 2014 में बहुमत के साथ आई थी, इस बार वो बैसाखियों पर टिकी हुई है, और हर बात पर उसको डर सता रहा है कि हर चीज के लिए वो डिपेंडेंट है, और वही डिपेंडेंसी जो है उसकी, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि कैसे वो उन 2 बैसाखियों पर टिकी हुई है। और ये चंद्रबाबू नायडू की तरफ से ये कहा गया है कि स्पीकर जो है वो एनडीए का होना चाहिए, यानी कि साफ तौर पर ये कह दिया गया है उनकी तरफ से। कितनी चलती है उनकी, कितनी उनकी बात मानी जाती है, ये अलग अलग बात है, लेकिन वो भी अपनी पोजिशनिंग कर रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया कि बीजेपी का नहीं बल्कि एनडीए का होना चाहिए, यानी कि ओम बिरला के नाम पर सहमति नहीं है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। और ये भी कि ये सरकार भले ही बन गई हो, लेकिन ये सरकार अपना इकबाल पूरी तरीके से खो चुकी है, ये साफ तौर पर लग रहा है। और क्या हेमंत जी, जो डिपेंडेंसी है, जो ये कमजोरी है इस सरकार की, वही आने वाले वक्त में इसके लिए मुसीबत का सबब बनती जाएगी। जिस तरह की बात राजेंद्र जी ने कही कि आने वाले 6 महीने ये तय करेंगे कि सरकार आखिर कितने दिन चलने वाली है और किस तरह से चलने वाली है, क्योंकि सरकार के बनने के चंद दिनों में अगर ये बात होने लगे कि मिड टर्म पोल्स भी हो सकते हैं, तो आप सोचिए कि वो कहां खड़े हुए हैं। और इस बार का जो अपोजिशन है वो तो उनको किसी भी चीज पर, एक जरा सी भी चीज पर उनको वॉक ओवर नहीं देने जा रहा है, ये तो बिल्कुल साफ है। तिवारी जी और बहुत सीजन्ड आदमी है, उनको सारी चीजों के बिटवीन दी लाइंस सारी चीजों को समझते हैं। तो तिवारी जी ने एक पर्सपेक्टिव रखा, लेकिन इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव और है। जो सरकार माइनॉरिटी की सरकार होती है, यानी कि जो अपने बहुमत की सरकार नहीं होती, उसको हर कदम पर विपक्ष अपने जो सहयोगी हैं उनको भी कॉन्फिडेंस में लेकर के और विपक्ष की पोस्टरिंग को भी ध्यान में रख करके मतलब अपना संचालन करना होता है। लेकिन इस बार की चीजें कुछ और हैं।
जिस तरीके का मैंडेट आया है, आपको क्या लगता है कि इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की सोच सकते हैं क्या ये? पहली बात। जो जो इनके कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं, जो कहीं ना कहीं जो इनके फ्लैगशिप प्रोग्राम्स भी हैं, क्या वो उसको ला पाएंगे? अभी तक तो हालत यह है कि मोदी की जो 10 साल का शासन रहा है अब तक का, उसमें जो पार्लियामेंट की सिलेक्ट कमेटीज होती थी जिसके अंदर सारे कानून जाते थे, उनको भी बाईपास कर दिया गया कंप्लीटली। लेकिन क्या अब ऐसा हो पाएगा? कुछ कुछ चंद ऐसे बिल हैं बड़े महत्वपूर्ण जिन पे इनकी अग्नि परीक्षा होने वाली है और इनके फ्लैगशिप हैं। वो क्या क्या है? सबसे पहले बीमा सुधार कानून है। वहां पर क्या करना चाह रही है मोदी सरकार? लगातार पिछली बार भी कोशिश की थी कि जो एफडीआई है बीमा के अंदर, वो 49 से 74% करना चाहती है। विपक्ष इसके सख्त खिलाफ है, क्योंकि जो अपने जो सरकारी कंपनियां हैं उनका जो नुकसान होगा, जो आम आदमी का नुकसान होगा, तो पिछली बार भी पास नहीं करा पाए थे। अब तो आप माइनॉरिटी की सरकार है, क्या आप बीमा सुधार कानून को लागू कर पाएंगे? पहली बात। डिजिटल इंडिया एक्ट है जिसके अंदर सारा यूट्यूब और इस सारे को पिछले दरवाजे के साथ उसके साथ खिलवाड़ करने की जो सरकार की मंशा है, क्या उसको लाने की सोच पाएंगे उस मंशा के साथ, और क्या उसको अचीव कर पाएंगे? तीसरा सबसे बड़ी बात है, बीज विधेयक आना है। उसके बाद बिजली संशोधन विधेयक आना है। उसके अंदर क्या है कि जैसे आप टेलीफोन को आप किसी भी कंपनी का कनेक्शन ले सकते हो, वैसे ही आप पावर सप्लाई भी किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। तो बिजली का सुधार का संशोधन एक्ट आना है, क्या उसको आप लागू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? फिर आपके पास आईबीसी अमेंडमेंट एक्ट आना है, पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट एक्ट आना है। तमाम ऐसी चीजें हैं बुशरा जी जिन पे मोदी साहब को लगातार अपने सहयोगियों को कॉन्फिडेंस में लेके आना पड़ेगा, एक। और विपक्ष जो कहता है बार बार, अभी तक तो इन्होंने क्या किया है? देश की सारी संहिताएं बदल दी और कहीं सिलेक्ट कमेटी का जिक्र भी नहीं। इतनी बड़ी बड़ी चीजें कोई ऐसी होती है क्या डेमोक्रेसी के अंदर? और वो सिलेक्ट कमेटियां किस लिए बनाई हैं? ये उन कानूनों को छान सके, फिल्ट्रेशन कर सके कि उनमें कोई कमियां हैं, उनमें कोई सुधार है, उनमें कोई सुझाव है, उनको सदन एक हॉलिस्टिक व्यू में ले पाए। तो मोदी जी ने तो उन सारी परंपराओं को दरकिनार कर दिया था। क्या इस बार वो ऐसा कर पाएंगे? तो इस बार जो भी बड़ा कानून, जो भी पार्लियामेंट के, जो असली पार्लियामेंट का काम है, कानून बनाना, विधेयक बनाना, क्या उस तरीके से हाँक पाएंगे? जवाब है ना। उनको अपने एलाइज को भी कॉन्फिडेंस में रखना पड़ेगा, अपनी मंशा भी साफ करनी पड़ेगी, और हो हल्ले के बीच में संसदों को सस्पेंड करके एन ब्लॉक आप वो उस तरीके के कानून पास नहीं करा पाएंगे। ये सच है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा रोल स्पीकर के चेहरे का होगा, और स्पीकर का चेहरा इस देश में डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा प्रतीक होता है। जो जिस तरीके से पिछली बार ओम बिरला साहब ने किया, क्या मोदी इस बार अफोर्ड कर सकते हैं? जवाब है ना। और मेरा दूसरा सवाल है कि क्या ओम बिरला भी बन जाए मान लीजिए, तो क्या वो भी ऐसा कर पाएंगे? उसका भी जवाब ना है। उनको भी अपने कामकाज में, अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करना पड़ेगा। और यही वो है जिस बदलाव की आप बात कर रही थी। क्या क्या बदला है? ये पूरा सूरत हाल बदला है, और इसमें देखा जाना है कि इसमें विपक्ष अपने इन धारदार तेवरों के साथ सरकार को, संविधान को मानने पर किस हद तक बाध्य कर सकता है, ये देखना सबसे रोचक जी। और राजेंद्र जी, क्या जो विपक्ष की मांग है कि डिप्टी स्पीकर उसका बनाया जाए, और दूसरा ये लगातार ये प्रेशराइज किया जा रहा है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने, एलओपी बने, क्या आपको वो होता हुआ दिख रहा है? क्या राहुल गांधी अगर वो जिम्मेदारी लेते हैं तो फिर किस तरह की तस्वीर बदलते हुए लोकसभा की आपको नजर आएगी? उन तमाम कमेटियों का वो हिस्सा होंगे, बहुत सारे चयन हैं जिसमें नेता प्रतिपक्ष को होना होता है, वो उसमें वो नजर आएंगे। और डिप्टी स्पीकर का पद, क्या आपको लग रहा है वाकई में कुछ बड़ा दिल दिखा पाएंगे नरेंद्र मोदी? क्या ऐसा हो पाएगा? क्योंकि इससे पहले तो हमने देखा है यूपीए की जो गवर्नमेंट रही है उनमें कैसे दूसरी पार्टियों के जो है वो नेताओं को बनाया गया है डिप्टी स्पीकर। क्या आपको लगता है कि इन संसदीय परंपराओं का कोई मान रखा जाएगा? हालांकि उम्मीद तो नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देंगे। वो मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। वो दरअसल आपस में एनडीए में जो चीजें, जो जैसा हेमंत जी कह रहे थे कि वो जो अंडरस्टैंडिंग बनेगी उसमें शायद डिप्टी स्पीकर का पद उन्हीं आपस में ही चला जाए किसी को। हो सकता है टीडीपी को चला जाए, जैसे जेडीयू के पास डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा में है, तो हो सकता है यहां पर टीडीपी को डिप्टी लीडर का वो मिल जाए, डिप्टी स्पीकर का वो मिल जाए। यह हो सकता है। दूसरी बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि राहुल गांधी को एलओपी या नेता प्रतिपक्ष का पद पर आना चाहिए या नहीं, आएंगे या नहीं आएंगे। देखिए, राहुल गांधी इन सारी चीजों से ऊपर उठ चुके हैं, मुझे यह लगता है। और मैं इन चीजों पर कतई सहमत नहीं हूं
कि राहुल गांधी को कोई एक्सपीरियंस चाहिए और वहां पर वो नेता प्रतिपक्ष हो जाएंगे तो वो बहुत सारी चीजें करा लेंगे और कराएंगे, बड़े अनुभव हो जाएंगे और प्रधानमंत्री पद के लायक हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी का कद इन सब नेता प्रतिपक्ष और सबसे ऊपर है और वो सड़क पर रहना चाहते हैं, इसका ऐलान भी कर दिया हमने। तो नेता प्रतिपक्ष से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि सड़क पर जनता को लीड करना। अगर वो ये करते रहेंगे तो ये सब चीजें बहुत छोटी हैं, मुझे नहीं लगता है। वो ले ले बड़ी अच्छी बात है, नहीं भी ले तो इससे कोई राहुल गांधी को नुकसान हो जाएगा या राहुल गांधी की भूमिका छोटी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर वो नेता प्रतिपक्ष नहीं भी रहते तब भी वो शायद उसी भूमिका में रहेंगे जिस भूमिका में आज दिखाई देते हैं आपको, और वो भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो राहुल गांधी के लिए कोई बड़ा इशू है। ये विपक्ष के लिए बड़ा इशू हो सकता है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हो जाए। ये हो सकता है कौन दूसरा बने, गौरव गोगोई बनेंगे या और भी जो 3-4 नाम चर्चा में रहते हैं, क्या उनमें से कोई बनेगा, वो राहुल गांधी जैसा हो पाएगा, नहीं हो पाए, ये अलग इशू है बिल्कुल। लेकिन राहुल गांधी के लिए आज की तारीख में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो नेता प्रतिपक्ष बने या ना बने। उनका कद बहुत बड़ा हो गया और मैं तो ये मानता हूं कि देश में आज सबसे बड़ा नेता, मोदी जी से ज्यादा बड़े नेता राहुल गांधी है। मोदी जी का कद वो नहीं रह गया है। जी जी बिल्कुल, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। इसी से जुड़ा मेरा सवाल भी है कि अब सरकार अपना इकबाल खो चुकी है, साफ तौर पर लग रहा है। लेकिन क्या इस इलेक्शन ने ये भी बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर देश का कोई सबसे बड़ा चेहरा जिसने पूरा नैरेटिव बदला, जिसने एक तरह से कहें कि वो तमाम चीजें जो मीडिया के सहारे नरेंद्र मोदी ने गढ़ी, लोगों तक पहुंचाई, वो सब के सब नैरेटिव जो है वो धराशाही किए, और वो एक शख्स का कमाल है, वो है राहुल गांधी, जो उन्होंने एक बाइंडिंग का, एक ग्लू का काम किया, जिसके सहारे पूरा इंडिया गठबंधन जुड़ा और वो कॉन्फिडेंस आया, और उसका नतीजा अभी हमने देखने के लिए हमें मिल रहा है। और ना सिर्फ नतीजों में बल्कि अभी जिस तरह की पूरा का पूरा उनका जो बॉडी लैंग्वेज है विपक्ष की, वो साफ तौर पर दिखा रही है, और उसके सामने नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज भी साफ तौर पर ये बता रही है कि इस बार वो कितने कमजोर हैं। क्या आपको लग रहा है कि जो छवियां नरेंद्र मोदी के आसपास गढ़ी गई, बनाई गई, वो सब भरभरा कर गिर गई हैं, और जो इमेज राहुल गांधी के इर्द गिर्द बनाई गई, उसका जवाब तो खुद लोगों को मिल ही गया है? का जो पूरा का पूरा लार्जर देन लाइफ का जो पूरा सिस्टम बनाया गया है, वो एक मार्केटिंग टेक्निक का हिस्सा है। पूरी जो 10 साल से एक मार्केटिंग के प्रोडक्ट के तौर पर उनको लॉन्च किया गया था, और उसी के तौर पर उनको इस्टेब्लिश किया गया कि देखिए वो कितने महान लीडर है, लेकिन हकीकत में वो एक रीडर है। आप किसी स्टेज के ऊपर आप उनको देखिए, उनका टेलीप्रॉम्प्टर लगा होता है, लेकिन आप टेलीप्रॉम्प्टर को पढ़ने वाले व्यक्ति को आप दुनिया का सबसे बड़ा ऑडिटर घोषित कर देते हैं, और जनता मान भी लेती है। बहुत सारे लोगों को आज भी टेलीप्रॉम्प्टर का मतलब ही नहीं पता इस देश में, सच बात है। तो मोदी जी एक मार्केटिंग की ब्रांडिंग एक्सरसाइज का प्रतीक है, और उसी मार्केटिंग के जरिए राहुल गांधी को डिमीन भी करवाया गया। इस बात के पुख्ता संकेत और सबूत हैं कि जितना पैसा मोदी की ब्रांडिंग में लगाया गया, उतना ही राहुल गांधी को डिमीन करने में लगाया गया। ये पिछले 10 साल का आप उठा करके देख लीजिए कि विपक्ष के जो नेता थे राहुल गांधी, उनको किस तरीके से डिमीन किया, मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, ट्रोलर्स के जरिए, और क्या क्या नहीं किया गया। और उसी के पक्ष में उसका हालत ये हुई कि राहुल गांधी ने बार बार, 1-2 बार अपने को खुद भी पप्पू कहा कि हाँ मैं पप्पू हूं, और उसके बाद बीजेपी को बैकफुट पे जाना पड़ा। मोदी जी की समस्या सबसे बड़ी क्या है कि मोदी जी का जो कद है वो अब उनसे संभल नहीं रहा है। वो आर्टिफिशियली जो जनरेटेड एक छवि बनाई गई, वो अब जनता के सामने धीरे धीरे एक्सपोज होने लगी। और वो छवि क्या थी कि बहुत बहुत मजबूत नेता है। भाई वो किस चीज का मजबूत नेता है कि जो एक भी सवाल का जवाब ना दे। मणिपुर में 13 महीने में जाकर झांके ना देखे, पूरा लोकसभा का चुनाव चला गया। किसी भी समसामयिक मुद्दे पर जुबान ना खोले। 378 दिन किसान जब बॉर्डर पे बैठे रहे, उनके बारे में एक सवाल ना बोले, और फिर चुपके से कह दे के तपस्या में कोई कमी रह गई। तो राफेल जैसे मसले पे, गलवान जैसे मसले पे, जैसे तिवारी जी ने कहा, नोटबंदी के मसले पे, इन सारे इश्यूज पे, इवन जो ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, अडानी का जो मसला आया, क्या किसी भी दुनिया के देश में, लोकतंत्र में, आपको ऐसा प्रधानमंत्री मिलेगा कि जो इतने बड़े मुद्दों पर चुप्पी साध के अपना पार निकाल जाए काम? और दुनिया में इतना शर्मनिरपेक्ष मीडिया मिलेगा कि वो उस पर चुप्पी साधे रखे, सवाल ना पूछे सरकार से, और विपक्ष को जलील करे? तो इसमें सवाल राहुल गांधी बनाम मोदी का नहीं है बुशरा जी, इसमें कुछ और सवाल है। उसमें सवाल ये है कि क्या इस देश का जो ये मीडिया है,
जो लोकतंत्र की सुपारी लिए घूम रहा है। विपक्ष की तो ले ही रखी है उसने। क्या उसने जो विपक्ष की सुपारी लेकर के लोकतंत्र की सुपारी ली है, क्या इस बदले हुए नंबरों से उसमें उसका कुछ सुधार आएगा क्या? अभी तक तो नहीं लग रहा है। दूसरा, क्या वो मोदी जी की जय जयकार और भजन मंडली को छोड़ देगा या नहीं छोड़ देगा? अभी तक तो नहीं लग रहा है। अभी तक भी कुतर्कों के सारे सरकार को संरक्षण दे रहा है मीडिया, ना सवाल पूछ रहा है, अब भी नहीं पूछ रहा है। नीट का इतना बड़ा मसला हो गया, क्या आपने किसी इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे आपने बहस देखी अब तक मुख्य धारा की? किसको बचाते हैं? और एक सवाल मैं और पूछता हूं, आपने कहा ना कि राहुल गांधी बड़े नेता हो गए। आप और मैं इन बहस में ना जाए कि कौन बड़ा और कौन छोटा हो गया है। मेरा तो एक साधारण सवाल है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के खाते सील किए गए थे बुशरा जी, आप सारे सहमत होंगे शायद, उसके बावजूद जब आपकी जेब में चवन्नी नहीं थी और चारों तरफ से घेरा गया विपक्ष को, अरविंद केजरीवाल आज भी अंदर है, हेमंत सोरेन आज भी अंदर है, उसके बावजूद विपक्ष ने जिस तरीके का चुनाव लड़ा, चुनाव आयोग आपको क्या लगता है चुनाव आयोग था? वो मोदी आयोग था। सारी एजेंसियां मोदी की जेब में थी। उसके बावजूद उन्होंने जिस तरीके से विपक्ष ने चुनाव लड़के ये फिगर हासिल किया है, और उसके बावजूद मोदी जी को ये फिगर मिला है, तो केवल एक बात सोच लीजिए कि क्या अगर अकाउंट सील ना किए होते, नेता अंदर ना होते, चुनाव आयोग ने पक्षपात ना किया होता शर्मनिरपेक्षता के साथ, और सारी एजेंसियों का दुरुपयोग ना हुआ होता, तो मोदी जी की सीट कितनी आती? मैं तो ये जानना चाहता हूं। तब आपको पता लगता है कि असली नेता देश का कौन है। लीडर और रीडर, इसका फर्क पढ़े लिखे लोगों को तो समझ में आ गया है, और जो लफाजी मोदी जी करते आए हैं उसके में ढकोसले सारे धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं। अब केवल देखा इतना जाना है कि मोदी का ये पहला टेस्ट है मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री के उसमें, कि नंबर्स के मामले में वो कहीं ना कहीं ही इज शॉर्ट ऑफ दैट। उनको जिस तरीके की छवि प्रायोजित की गई है, क्या उस छवि को कायम रखते हुए, फर्जी छवि है वो, उसमें कुछ नहीं है, वो बिल्कुल कंप्लीटली बोथरी छवि है, लेकिन क्या वो उसको कायम रखते हुए अपने इस सरकार का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? क्या उन्होंने जो जनता को सबजबाग दिखाए, हालांकि कोई सबजबाग उधर सीधा तो 2047 में विश्व ग्रोथ बढ़ा के, उससे पहले तो कोई उनका वायदा है ही नहीं। तो ये सारी चीजें देखनी है। इसमें ये सवाल नहीं है कि कौन छोटा नेता है या कौन बड़ा है, सवाल ये है कि किसने संघर्ष किया, किसने झूठ बोला, किसने देश को गुमराह किया, और किसने देश को यहां ला करके खड़ा कर दिया। जो देश दुनिया को सॉफ्टवेयर के पावर हाउस के तौर पे इंजीनियर्स एक्सपोर्ट करता था, आज वो मजदूर एक्सपोर्ट करता है। आपने यहां खड़ा कर दिया। दुनिया के डोंकी रूट्स के अंदर हम सबसे पहले विश्व गुरु बन गए हैं। डोंकी रूट से ज्यादा हिंदुस्तानी पकड़े जाते हैं। तो मोदी जी यही बनाने आए थे क्या? तो ये समझ में आएगा धीरे धीरे। ये नीट की परीक्षाएं, ये सारी चीजें ये देश के सामने आ रही है। और ये जो तीसरा कार्यकाल है, ये कहीं सारे जो ढोल की पोल है वो बहुत जल्दी ना खुल जाए। जो राहुल जी का जिक्र तिवारी जी कर रहे थे, एक बात मत भूलिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है लीडर ऑपोजिशन का, वो पीएसी का भी चेयरमैन होता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, जो अब तक बिल्कुल इरेलेवेंट कर दी गई है 10 साल में। जो जितने मोदी के कारनामे हैं वो तो वहां निकलेंगे ना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। उसके भी चेयरमैन अगर वो बनते हैं तो वो सारी चीजें भी सामने आएंगी। तो मुझे लगता है राहुल गांधी को ये जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए, और मोदी को हेड ऑन लेने का इससे बढ़िया अवसर नहीं आएगा, उनको एक्सपोज करने का भी और उनको आईना दिखाने का भी। ऐसा मेरा मानना है। जी राजेंद्र जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे कि क्या जब भी ये कोशिश की जाएगी कि एनडीए की सरकार को मोदी सरकार बनाने की कवायद या कोशिशें अगर की जाएंगी, जो एक तरह का उनका चेहरा चाल चरित्र रहा है कि उनको लगता हो कि भले ही अभी वो 240 पर हैं, लेकिन उनकी कोशिश होगी कि वो 272 पर किस तरह से पहुंचे, आपको लगता है कि वही आखिरी कील होगी जो ठोकी जाएगी कॉफिन में? और तभी आपको लगता है कि जो बार बार कहा जा रहा है कि मध्यवर्ती चुनाव हो सकते हैं, ये सरकार कितने दिन चलेगी, ये वो कोशिश होगी जिसके बाद जो कोशिश जो वो करेंगे उसी का नतीजे में बहुत कुछ हो सकता है? क्या आपको ऐसा लगता है? और क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी अगले 6 महीने में इस तरह की कोई कोशिश करने की पोजीशन में है? दरअसल वो कोशिश करने की गुंजाइश नहीं है इस बार। और वो आप अगर जो लोकसभा आई है, 18वीं लोकसभा की संरचना देखें तो उसमें जो पार्टियां हैं, जो लोग हैं, और जिन मुद्दों पर वो लोग चुनाव जीत करके आए, उनके हिसाब से चीजों को देखिए तो इस बात की गुंजाइश बहुत कम मुझे नजर आती है कि वो 272 पहुंच पाएंगे, क्योंकि 234 तो इंडिया गठबंधन के पास है। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के हालात को देखते हुए समाजवादी पार्टी के एमपी टूट जाएंगे? क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी, जहां उल्टा चल रहा है बंगाल में चर्चाएं ये हैं कि 6 से 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के
वो वापस जाना चाहते हैं टीएमसी में। इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। एक राज्यसभा मेंबर भाजपा के, वो तो पब्लिकली ममता बनर्जी का उन्होंने स्वागत किया। तो ये बहुत सारी चीजें इस तरह की चल रही हैं। आप क्या महाराष्ट्र में जो लोग जीत करके गए हैं या जो आए हैं, मान लीजिए ठाकरे या शरद पवार के साथ जो लोग आए हैं, वो लोग टूट करके चले जाएंगे? कौन लोग जाने वाले लोग कौन से हैं? क्या डीएमके के लोग चले जाएंगे? और या फिर जो 16 लोग अनअटैच्ड देख रहे हैं, ना एनडीए में है ना इंडिया में है, क्या वो लोग चले जाएंगे? उनमें भी जो निर्दलीय हैं, उनमें भी ऐसे लोग हैं, एक को छोड़ करके कोई भी ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सके या भारतीय जनता पार्टी उनको लेना चाहे। क्या इंजीनियर राशिद को भारतीय जनता पार्टी ले पाएगी अपने साथ? क्या अमृतपाल सिंह को भारतीय जनता पार्टी ले पाएगी अपने साथ? वाईएसआर के 3 सांसद जाएंगे क्या उनके साथ? भाई बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं। और अगर उधर जा सकते हैं तो ये सारे लोग इंडिया गठबंधन क्यों नहीं आ सकते हैं? जैसे लोग कहते हैं कि जदयू के लोग टूट सकते हैं, मुझे इस पे डाउट है। जदयू के लोग जो 12 सांसद हैं, वो जिन इश्यूज की वजह से चुनाव जीत करके आए हैं, जो उनकी ताकत है, वो जाति गणना और आरक्षण का इश्यू है, जिसने नीतीश कुमार को ताकत दी है। और अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होते हैं, मुश्किलें रहेंगी। विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो इसकी उम्मीद तो मुझे दिखाई नहीं देती है, गुंजाइश भी नहीं दिखाई देती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो तौर तरीका रहा है, उसमें हर कोई ये मान रहा है कि वो कोशिश जरूर करेंगे, और कोशिश करेंगे अगर, तो फिर दिक्कतें उनके लिए ही आएंगी। वो इंडिया गठबंधन के लिए दिक्कतें नहीं आने वाली, विपक्ष के लिए दिक्कतें नहीं आने वाली, वो अपने लिए दिक्कतें खड़ी करने वाले। और जो मैं 6 महीने की बात कह रहा हूं, इन चुनाव की बात, विधानसभा चुनाव की बात, इन विधानसभा चुनाव के पहले अगर वो ये कोशिश करते हैं, तो फिर उससे पहले भी चीजें गड़बड़ा सकती हैं। मैं आपको बताऊं कि गणित आप देखिए पार्लियामेंट की, लोकसभा की, आज की तारीख में इंडिया गठबंधन 250 के आसपास आसानी से पहुंचा हुआ है, आसानी से। तो कितना बचा, कितना? और क्या आप समझते हैं टीडीपी जो पैसा मोदी जी से ले सकता है, वो पैसा इधर से नहीं ले सकता है क्या? या जदयू जो फायदे उधर से ले सकता है, इधर से नहीं ले सकता है क्या? तो इसलिए बहुत ही अलग तरह की पार्लियामेंट है इस बार, लोकसभा बहुत ही अलग तरह की है। और मोदी जी वैसे खेल नहीं खेल पाएंगे जैसे खेल वो 4 जून से पहले तक खेला करते थे। वो बहुत मुश्किल होगा उनके लिए। जी बिल्कुल। और वो तमाम नैरेटिव भी खत्म ही हो गए हैं जो कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह देखिए वो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए इलेक्शन से पहले स्पेशल सेशन बुलाया गया है, अब कुछ ऐसा लेकर आने वाले हैं कि पता नहीं क्या बदल जाएगा। और फिर हमने देखा कि क्या हुआ, फिर उसके बाद भी इसी तरह की तमाम चीजें कही जाती रही, लेकिन हमने देखा कि वैसा कुछ नहीं हुआ। अब सरकार बन गई है, फिर लोग उसी तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं लोगों को ये समझाना बहुत जरूरी है कि ये तीसरा जो टर्म मिला है उन्हें, बैसाखियों के सहारे, इस बैसाखियों के सहारे जो डिपेंडेंसी जो उनकी पूरी तरीके से है इन बैसाखियों पर, वो उन्हें वो कुछ भी नहीं करने देगी जिसके लिए वो जाने जाते रहे हैं। ये बिल्कुल पूरी तरीके से साफ है। ना तो ये अब 56 इंच वाले, चाहे उन्होंने जो भी झूठ बोला हो, ना वो 56 इंच वाले वो नरेंद्र मोदी है, ना ही उनकी अब वो छपी बची है, ना ही सरकार का, नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का वो इकबाल बचा है। ये बताना भी लोगों को बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आने वाले वक्त बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, खासतौर पर आज पहला दिन ही था संसद के सत्र का, और अभी 3 जुलाई तक ये सत्र चलना है। और आने वाले वक्त में